सीता का जंगल वाला प्रसंग अक्सर एक साधारण अपहरण की कहानी की तरह सुनाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ अपहरण की कहानी नहीं है। ये समाज के नियम सिखाने का एक तरीका भी है। सीता राम के साथ वनवास में जाती है। बाहर से ये स्वेच्छा जैसा लगता है, वास्तव में ये स्वतंत्र निर्णय नहीं है। समाज में पत्नी के लिए यही एकमात्र सही रास्ता माना जाता है। वह बराबर विकल्पों में से चुनाव नहीं करती। वह उस नियम से सहमत होती है जो पहले से उसके भीतर बैठा हुआ है। जंगल में सीता अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं रहती। एक पुरुष उसे समाज से बाहर वनवास में ले जाता है। बाद में दूसरा पुरुष उसे कुटिया से उठा ले जाता है। कहानी में वो ऐसे व्यक्ति की तरह दिखाई जाती है जिससे इधर उधर ले जाया जाता है, जिसकी रक्षा की जाती है या जिसे खो दिया जाता है। उसकी सुरक्षा पूरी तरह इस बात पर निर्भर है कि उसके पास कोई पुरुष शारीरिक रूप से मौजूद है या नहीं। जैसे ही वो अकेली होती है, खतरा शुरू हो जाता। फिर सिरन मृग का रसम आता है। सीता एक इच्छा जताते हैं। ये कोई आदेश नहीं है, सिर्फ एक इच्छा। राम उसे पूरा करने निकल जाते हैं। लक्ष्मण भी उनके पीछे चले जाते हैं। सीता अकेली पर जाती है। जाने से पहले राम कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं और सीता को स्पष्ट निर्देश देते हैं कि वो उसे पार ना करे। बाद में जब रावण सन्यासी का वेश बना कर आता है, सीता उस रेखा को पार करती है। बाद की व्याख्याओं में इस कार्य को अवज्ञा के रूप में देखा जाता है। रेखा पार करना पति के आदेश के उल्लंघन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। परिणाम को अनिवार्य बताया जाता है। जैसे ही पुरुष का आदेश टूटता है, विनाश आना तय हो जाती है। इसके बाद रावण छल से सीता का अपहरण करता है। ये साफ तौर पर हिंसा है। इसमें कोई सहमति नहीं है। स्वयं इस कृत्य में सीता की कोई गलती नहीं है, लेकिन बाद की व्याख्याओं में अर्थ बदल जाता है। धीरे धीरे दोष रावण से हटा बर सीता के कलमोर पर डाल दिया जाता है। अगर उसने मृग न चाहोता तो राम न जाते। राम
कदम जिम्मेदारी अपराधी से हटाकर पीड़िता पर डाल दी जाती है। यहीं से एक सबक गढ़ा जाता है। स्त्री की इच्छा खतरनाक है। स्त्री की इच्छा पूरी करना खतरनाक है। पुरुष के आदेश की अवज्ञा खतरनाक है। ये खतरा सबको प्रभावित करता है, लेकिन सबसे ज्यादा उसी स्त्री को उसकी इच्छा और उसकी अवज्ञा विनाश की ओर ले जाती है और वही उसका परिणाम भुगतती है। संदेश ये बन जाता है कि स्त्री को न चाहना चाहिए, न मांगना चाहिए, न पहल करनी चाहिए और न ही पुरुष द्वारा खींची गई सीमाओं को पार करना चाहिए। पुरुषों को सिखाया जाता है स्त्री की बात सुनना जोखिम भरा है और नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है। अगर कुछ गलत हो जाए तो दोष न पुरुष का है न अपराधी का, बल्कि उसी स्त्री का है जिसने इच्छा जताई या सीमा पार की। इस तरह एक गहरी सांस्कृतिक धारणा बनती है, पुरुष के बिना स्त्री असुरक्षित है, इच्छाओं वाली स्त्री खतरनाक है, अवज्ञा करने वाली स्त्री अपने साथ जो होता है उसकी जिम्मेदार है, और अगर उसकी इच्छा पूरी हो जाए या वह सीमा पार कर ले तो वही अव्यवस्था का कारण बन जाती है। युद्ध और विनाश भी अप्रत्यक्ष रूप से उसी से जोड़ दिए जाते हैं, न कि पुरुषों की हिंसा या सत्ता की लड़ाइयों से। ये सब कहानी से अपने आप नहीं निकलता, ये उस तरीके का परिणाम है जिस तरह कहानी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यही व्याख्या सबसे ज्यादा फैलती है क्योंकि इससे नियंत्रण आसान हो जाता है, और इस तरह स्वर मृग की कहानी अपहरण की कहानी नहीं रहती बल्कि एक चेतावनी बन जाती है। यह व्याख्या वास्तव में शुद्ध रूप से पीड़िता दोषी ठहराना है। जो स्त्री के साथ किया गया उसी के लिए उसी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी इच्छा, उसकी गति, उसकी आज्ञाकारिता या अवज्ञा, उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति, सब कुछ बारीकी से जांचा जाता है, जबकि आक्रांता की हिंसा पृष्ठभूमि में चली जाती है। जिम्मेदारी व्यवस्थित रूप से अपराध करने वाले से हटाकर पीड़िता पर डाल दी जाती है। ये एक पितृत्वात्मक संरचना है। ये आक्रांता से अपराध बोध हटाकर उसे स्त्री पर स्थानांतरित करती है। अपराध अब हिंसा नहीं रहता बल्कि परिणाम बन जाता है। नुकसान किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य नहीं रहता बल्कि स्त्री के चुनावों का नतीजा बताया जाता है। इस तर्क में आक्रांता लगभग गायब हो जाता है और पीड़िता को ही अपने दुख का कारण बना दिया जाता है। ये स्त्रियों को अपनी इच्छाओं और प्रकृतियों से डरना सिखाता है और समाज को हिंसा को बाद में सही ठहराकर स्वीकार करना सिखाता है। ये नियंत्रण को सामान्य बनाता है और उसे सुरक्षा के रूप में छिपा देता है। ऐसी व्याख्या न तो तटस्थ है, न प्राचीन ज्ञान और न इस बात के खतरनाक उदाहरण है कि कैसे हिंसा को तर्कसंगत बनाया जाता है और बार बार दोहराया जाता है। इस प्रथा को उसके असली नाम से पहचाना जाना चाहिए और अस्वीकार किया जाना चाहिए। जिम्मेदारी हमेशा आक्रांता की होती है और जो भी व्याख्या पीड़िता पर दोष डालती है उसे हिंसा का ही एक और रूप मानकर रोका जाना चाहिए।